मिडिल ईस्ट में जंग की आंच पूरी दुनिया को जला रही है और इससे पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। आइए आपको बताते हैं कि जंग की वजह से तेल उत्पादक जो देश है उनकी तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए जरा जानते हैं, सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुवैत की। तेल उत्पादन में कटौती किस तरीके से की जा रही है। सबसे पहले कुवैत को लेकर इंफॉर्मेशन की तेल उत्पादन और रिफाइनरी की गतिविधियों में कटौती कर दी गई है और इसके साथ साथ ईरान की धमकियों और जहाजों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जो है इस वक्त जताई जा रही है। साथ ही इराक को लेकर जो तस्वीर है वो जरा जानिए। युद्ध से पहले उत्पादन था 4.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन, ये घट गई है तस्वीर और ये फिलहाल उत्पादन का जो स्तर है वो 1.5 मिलियन के आसपास है। 1.5 मिलियन बैरल जो है वो प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। इसके साथ साथ यूएई ऑयल रिजर्व पर यहां पर भारी दबाव पड़ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, भारी दबाव के साथ समुद्र तटीय उत्पादन को प्रतिबंधित कर दिया गया और यह दिखाता है कि यूएई और कुवैत पर सबसे ज्यादा असर क्यों पड़ रहा है और जो कहा जा रहा है कि जो सहयोगी देश है वो इसमें इसकी आंच कैसे झेल रहे हैं। अमेरिका के प्रॉक्सीज इस जंग में, इस तेल के खेल में इस वक्त किस तरीके से दंश झेल रही है, दिखाते हैं। ईरान के लिए अमेरिका और इसराइल से जंग जीतना आसान नहीं है, क्योंकि एक ओर तो अमेरिका और इसराइल की सैन्य ताकत के आगे ईरान कहीं नहीं ठहरता है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान के आंतरिक हालात भी बेहतर नहीं दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि ईरान के अंदर अमेरिका की CIA और इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का नेटवर्क काफी मजबूत है। इस बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में 30 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। ईरान की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि उसने अमेरिका और इसराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में 30 लोगों को गिरफ्तार किया। ईरान की खुफिया मंत्रालय ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के कई प्रांतों में जांच और कार्रवाई की गई। इस दौरान 30 लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। मंत्रालय के मुताबिक इन लोगों में कथित जासूस, देश के अंदर काम करने वाले एजेंट और मीडिया से जुड़े कुछ लोग भी शामिल हैं। मोसाद की पकड़ कितनी मजबूत है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने IRGC के अंदर भी पैठ बना ली। ईरान के कुद्स फोर्स के प्रमुख जनरल इस्माइल कानी पर मोसाद से जुड़े होने के आरोप लग रहे हैं। दावा है कि जनरल इस्माइल कानी अब तक 9 हमलों से सुरक्षित बच निकले। कहा जा रहा है कि वो उस हवाई हमले में भी बच गए जिसमें ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई और उनके कई सहयोगियों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से कानी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जनरल कानी को लेकर कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है, जबकि कुछ का दावा है कि उन्हें मार दिया गया। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। खबर है कि इसराइल ने उन ईरानी लोगों और अधिकारियों की एक लिस्ट बनाई थी जिन्हें वो युद्ध के दौरान खत्म करना चाहता है, लेकिन उस लिस्ट में जनरल कानी का नाम शामिल नहीं था। बताया जा रहा है कि पिछले साल मोसाद से जुड़े एक फारसी भाषा के अकाउंट से सोशल मीडिया पर कहा गया कि जनरल कानी उनका जासूस नहीं है। कुद्स फोर्स के प्रमुख जनरल कानी पर मोसाद का साथ देने के आरोप लगे हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर जनरल कानी है कौन और उनका प्रभाव किस तरीके से पड़ रहा है। तस्वीरों के जरिए जरा समझिए। 2020 से IRGC की कुद्स फोर्स के प्रमुख है और साथ ही आपको बता दें कि IRGC की 5 प्रमुख शाखाओं में एक कुद्स फोर्स है जिसके ये प्रमुख बताए जाते हैं। ईरान के बाहर इस्लामी क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देना, हथियार देना, ये कुद्स फोर्स का काम है और ये उसके प्रमुख है। कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद कुद्स फोर्स प्रमुख बने थे जनरल कानी और इसके बाद उनकी जो भूमिका है, जो उनकी प्रभाव को लेकर तस्वीर पेश की जाती है वो कहीं ना कहीं बहुत अहम हो जाती है। अब चाहे ट्रेनिंग का सिलसिला हो, हथियारों को मुहैया करवाने का सिलसिला हो और कासिम सुलेमानी के बाद इस जिम्मेदारी को संभालना हो, ये प्रमुख के तौर पर करते थे। अब दिखाते हैं आपको किस तरीके से जनरल कानी का जो प्रभाव है वो IRGC में नजर आया और उसके जरिए किस तरीके का मैसेज जो है इस वक्त मिडिल ईस्ट में नजर आ रहा है। देखिए।
ساعت الان 37 دقیقه. ईरान ने दावा किया था कि अगर जंग हुई तो मिडिल ईस्ट में अभूतपूर्व तबाही होगी और इजराइल का अस्तित्व मिट जाएगा। ईरान की सेना अपना दावा पूरा करने की दिशा में बढ़ने का प्रयास कर रही है। अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद अमेरिका और इसराइल को लगा था कि ईरान झुक जाएगा, लेकिन ईरान ने न केवल अयातुल्लाह अली खामनेई की जगह नया सुप्रीम लीडर चुन लिया, बल्कि अब नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के दिशा निर्देशों के मुताबिक काम करना भी शुरू कर दिया है। כל מסמך, הכל עלה בלהבות. मुस्तफा खामनेई ने आईआरजीसी को हमले तेज करने का आदेश दिया। अब आईआरजीसी ने भी इसराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। आईआरजीसी ने मिसाइलों की ताकत बढ़ाने का ऐलान किया और अब हर मिसाइल पर 2 गुने वॉरहेड लगाए जा रहे हैं। इसराइल पर अब ऐसी मिसाइलों से हमला हो रहा है जिनमें करीब 1 टन का वॉरहेड लगाया जा रहा है, यानी हर मिसाइल अब 2 गुनी तबाही फैला रही है। इसराइल में तबाही का आलम ऐसा है कि पिछले 48 घंटे में करीब 200 लोग जख्मी हो चुके हैं, जबकि 20 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। כל מסמך, הכל עלה בלהבות. כל מסמך, הכל עלה בלהבות. इसराइल में हालात ऐसे हो गए कि हर ओर सिर्फ तबाही ही पसरी है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर यात्रियों के बीच अफरा तफरी देखी गई। लोग विमान में सफर करने से बचते दिखाई दिए। ईरान के निशाने पर अब इसराइल की रिहायशी इमारतें, ताकि लोगों को दिक्कत हो और इसराइल को बैकफुट पर आना पड़े। ईरान ऐसी ही तबाही अरब देशों में भी फैला रहा है। ईरान एक और तो क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल से हमला कर रहा है, जिसका वॉरहेड हवा में खुलकर कई छोटे छोटे बमों की तबाही के लिए छोड़ देता है और हर बम एयर डिफेंस सिस्टम को चीरते हुए टारगेट को नेस्तनाबूद कर देते हैं। ईरान हवा में जिगजैग मोशन में चलने वाली मिसाइलों से भी हमले कर रहा है। ये मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज कर देती हैं और टारगेट को तबाह कर देती हैं। ईरान की खैबर शिकन ऐसी ही मिसाइल है।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।